तो हम देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं सपोज एक प्लेन में जो कि एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक दो पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस पॉइंट इज सपोज x2 कॉमा y2 एंड दिस पॉइंट इज सपोज x1 कॉमा y1, राइट। तो अब थोड़ा बहुत इजीली सोचा जा सकता है बेटा इन चीजों को। ये लाइन मैंने ले ली, एक ड्रॉप कर दी, एक लाइन ये ड्रॉप कर दी। इस लाइन में हर जगह x का वैल्यू कितना रहेगा, x2 रहेगा। इस लाइन में हर जगह x का वैल्यू कितना रहेगा, x1 रहेगा, राइट। अब मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, इस लाइन में हर जगह y का वैल्यू कितना रहेगा, y1 रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात सबको। और इस वाली लाइन पे तो लिख ही चुका हूं कंडीशन। अगर मैं इनकी डिस्टेंसेस देखता हूं, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, ठीक है। सपोज दैट पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, देन वी राइट दैट डिस्टेंस PQ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PQ? अब बहुत इजीली सोच सकते हो। अगर मैं x1 y1 से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखता हूं, ये वाला पॉइंट सपोज R ले लिया बेटा, तो R की लोकेशन क्या होगी, y, तो y1 है इसमें फिक्स्ड, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है, इस लाइन पे x कितना आ रहा है, x2 आ रहा है, तो यहाँ पे x2 कॉमा y1 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, P और R के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर दिस माइनस दिस प्लस आर क्यू स्क्वायर, राइट। और पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर डिस्टेंस कितनी बन गई हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है ना, x2 माइनस x1, एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी मिल गई बेटा, दिस इज मॉड ऑफ y2 माइनस y1। तो पुट कर दिया इनको यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज pq स्क्वायर। सो दिस implies our distance formula is pq equal to square root of, यू मे राइट दैट स्क्वायर लिखा हुआ है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। सो दैट इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाला प्रूफ आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रूफ तो नहीं चल रहा, बट थोड़ा अच्छा लगता है टॉपिक शुरू करते हुए। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज आती है सेक्शन फॉर्मूलाज। सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से सेक्शन फॉर्मूलाज देख रहे हैं अपन। एक तो मेरे पास आ गया, एक लाइन सेगमेंट है P और Q पॉइंट का, जहां पे P के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, दिस इज x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, सपोज दिस इज x2 y2, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है R जो कि इसे डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, ठीक है। इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन, राइट। तो अपन करते क्या है कि इस m को तो इसके साथ शिफ्ट भेज देते हैं और इस n को इसके साथ भेज देते हैं, ऐसे मतलब याद रख लो, अदरवाइज प्रूफ तो वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया था, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन मतलब क्या हुआ कि दैट R डिवाइड्स, R के कोऑर्डिनेट सपोज x कॉमा y डिवाइड्स PQ in the ratio m is to n, then the value of x is equal to m times x2 plus n times x1, this divided by m plus n, और y का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज m times y2, this plus n times y1, and that divided by m plus n, that is our इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। सिमिलरली बेटा अगर मैं सपोज ऐसे ले लूं, लाइन सेगमेंट पी क्यू यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज पी क्यू, और एक बाहर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज आर, जो कि इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है,
इन द रेशियो m:n, मतलब ऐसे है दैट PR ये तो m है और ये QR ये कितना है, n है। तो इस टाइप के डिवीजन को अपन बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन। मीनिंग क्या हुआ, दैट आर एक्स कॉमा वाई, पी पॉइंट सेम मैंने रखा है x1 y1, क्यू पॉइंट ले लिया x2 y2 सपोज, दिस इज ठीक है। और आर पॉइंट तो आपने फिर से एक्स वाई मान लिया, तो आपने बोला दैट आर एक्स वाई दिस डिवाइड और एक काम और कर लेते हैं बेटा, पहले जो लिखा ना m:n, इसे लिख लो यहाँ पे इंटरनली, मतलब इंटरनल डिवीजन के थ्रू मुझे वो फॉर्मूला मिला, r डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो m:n externally, then that x is equal to mx2। बेटा काम तो वही करना है अपने को, ठीक है ना। ये m इसके साथ जा रहा है और n इसके साथ जा रहा है, बट लेकिन ध्यान रखना कि बीच में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। r तो बाहर हो गया ना आपका पॉइंट तो कैसे लिखें, mx2 माइनस nx1 दिस डिवाइडेड बाई m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, दिस इज my2 दिस माइनस ny1 एंड दिस डिवाइडेड बाई m माइनस n, राइट। दैट इज अवर एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला और इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, पहले काम को करते हैं कि अगर मुझे क्या करना हो, मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला डिफाइन करना हो, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन ले सकते हो इंटरनल का ही, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या किया कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिस रेशियो पे डिवाइड करा था वो दोनों इक्वल हो गए, तो उसके से मिड पॉइंट बन गया। जब m:n हो गया तब तो कोई परेशानी नहीं, सिर्फ क्या लिख लिया आपने, आपने लिख लिया x इज इक्वल टू m प्लस n बाई टू, सॉरी x1 प्लस x2 बाई टू, एंड दैट डिवाइडेड, एंड द सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताओ, दिस इज यस सर। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, वेरी गुड, यस सर। गुड। और ये हमारे पास आ गया एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। एनसीईआरटी में तो अधिकतर ये चीजें पूछी जाती है ना, और जब मेंस और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे यूज हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है कि लेट मिड पॉइंट्स ऑफ sides of triangle ABC, ठीक है, आर 2,3, नेक्स्ट पॉइंट है 3,7 एंड लास्ट पॉइंट है बेटा -2,1, ठीक है। देन फाइंड ए बी सी, मतलब वर्टिसेस फाइंड करनी है ट्राइंगल की। तो कर दीजिए शुरू। फर्स्टली मेक द ट्राइंगल ABC, we have given the midpoint of these sides, this is triangle ABC suppose, किसी को कुछ नहीं आता था ना 10th में, मैं ये भी लेके चल रहा हूं भैया, कुछ नहीं आता था 10th में तो भी समझ में आना चाहिए, और आ जाएगा, प्रॉपर वे में समझते चलना, बहुत आसान आसान सी चीज है ये। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट मैंने ले लिया सपोज 2,3, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट सपोज ले लिया बेटा 3,7, या ऐसे लिख लो नीचे 3,7, और AC का मिड पॉइंट ले लिया सपोज -2,1, राइट। तो ये हमने मिड पॉइंट ले लिया। अब आप इजीली सोच सकते हो कि A की वर्टेक्स मान लेते हैं x1 y1, B वर्टेक्स मान लेते हैं सपोज x2 y2,
सी वर्टेक्स एज्यूम कर लिया, सपोज x3 y3, राइट। तो इनके थ्रू आप इजीली सोच सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, दैट 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही आ गया अगले वाले फॉर्मूले से, क्या मिल गया, यहां से मिल चुका है 3 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट मिल गया 7 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और अगली इक्वेशन बन गई -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन ने गिवन कर दिया x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन से आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6। इधर से मुझे मिल गया x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, इज इक्वल टू 6, और नेक्स्ट से आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x3, दिस इज इक्वल टू -4, एंड दिस इंप्लाइज y1 प्लस y3, दिस इज इक्वल टू 2। ये सारी चीजें निकल के आ गई। ये ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सपोज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन, सिमिलरली इसे मान लो फोर्थ, फिफ्थ, और ये ले लो सिक्स। अब आप इजीली दे सकते हो कि अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करता हूँ, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करता हूँ, तो मुझे कितना मिल जा रहा है, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल जा रहा है बेटा। और राइट में कितना आ जा रहा है, 4 प्लस 6 10 माइनस 4 मतलब 6, ये वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, x1 x2 x3 देयर सम इज इक्वल टू 3। अब तो आप इजीली काम कर सकते हो, ये आ गई सपोज आपके पास सेवंथ इक्वेशन। तो सेवंथ इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सेवंथ में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 कट गया, x3 आ गया, और वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 4 दैट इज -1। समझ रहे हो सब लोग। सिमिलरली सेवंथ वाली इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, दिस इज x1 इक्वल टू -3। एक मिनट, हाँ, x1 इक्वल टू -3। और अगेन मैं सेवंथ इक्वेशन में से सपोज थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 7। ये तो आ गया आपके पास तीन कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अब अगला काम कर दो, फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, इन तीनों का सम किया तो क्या हो गया, 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3, और राइट में कितना बन रहा है, 6 प्लस 14 20 प्लस 2 22, एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 11, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3, दिस इज इक्वल टू 11 आ गया। बच्चों समझ में आ रही कहानी जो मैं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। जैसे सपोज एट्थ इक्वेशन एंड एट्थ माइनस फोर्थ कर दो, मतलब तरीका ये होता है जिससे कम कैलकुलेशन में आंसर निकल जाते हैं। तो एट्थ माइनस फोर्थ कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 दैट इज 5। सिमिलरली मैंने अगला कैलकुलेशन कर दिया 8 माइनस 5, तो 8 इक्वेशन में से फिफ्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बच्चों क्या वैल्यू आ गई, ये आ गया y1, दैट y1 इज इक्वल टू, दिस इज 3, सॉरी 11 माइनस 14 मतलब -3 आ गया। और अगला काम कर लेते हैं 8 माइनस 6, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिलेगा y2, और y2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। अब पॉइंट लिख लो, तो ये वाला पॉइंट कितना बन गया, ए पॉइंट, x1 कॉमा y1, x1 आया -1 और y1 आया कितना, दिस इज -3। सिमिलरली x3 कॉमा y3 की बात अगर करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज y3 is 5 and x3 is -1, so this is -1 comma 5, and next this point is, this is x2 comma y2, that is the value of x2 7. is 7 और y2 is 9, right? तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन कर दिया है यहाँ पे, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन किस पे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। आपको कई सारी चीजें पता होंगी, बट मैं सोचते हुए चल रहा हूँ कि कई सारी चीजें नहीं भी पता होंगी, तो बीच बीच में आ जाएंगी जिस जिसका
जहां जहां पे डाउट हो बेटा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। Basic properties of triangle. So let's take a triangle ABC. This is A, B, C. ठीक है, ये हमारे पास है। हमेशा ध्यान रखो कि इनके जो फ्रंट वाली साइड्स होती है, मतलब वर्टिसेस के अपोजिट साइड होती है, ये वाला एंगल ए है, तो इसके अपोजिट साइड क्या मिल गई? ए मिल गई। सिमिलरली अगर मैं एंगल बी देख रहा हूँ, दिस एंगल इज बी, तो इसके अपोजिट साइड क्या मिल गई? दिस इज बी। सिमिलरली दैट थर्ड एंगल इज सी, तो इसके अपोजिट साइड क्या मिल गई? सी। ऐसे अपन सोचे, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स में साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, इफ ट्राइंगल एबीसी गिवन, देन ए बी सी। इनको बेटा दो चीजों के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्टिसेस के लिए भी कर सकते हो और एंगल्स के लिए भी कर सकते हो। मतलब कई बार वर्टिसेस लिख ली जाती हैं और दूसरी बात एंगल लिख लिए जाते हैं, ठीक है। जो स्मॉल लेटर्स में लिखा एबीसी, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रही है? साइड्स के लिए रिप्रेजेंट हो रही है, राइट। ये बेसिक चीजें हो गई। अब पहली डेफिनेशन आती है मीडियन की। मीडियन आई थिंक सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग। कैसी लाइन? जो कि ज्वाइन करती है एक वर्टेक्स को और उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, opposite side. So if I take that triangle, this triangle is ABC. यहां पे बेटा मिड पॉइंट आ गया, सपोज दिस इज M, M1 ले लेता हूं। सिमिलरली यहां पे इसका मिड पॉइंट आ गया, एक मिनट, इसको अपन मान लेते हैं M2, और C एंगल के थ्रू जो अपोजिट साइड मिल रही है उसका मिड पॉइंट ले लिया, सपोज M3। तो जो मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, दीज लाइंस आर मीडियंस। और इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिलता है, दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दीज मीडियंस, ठीक है। दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज G, एंड दैट G इज सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, दिस इज, क्या बोला बेटा? लाइन ज्वाइनिंग टू द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑफ अपोजिट साइड, उसको तो बोल रहे हैं आप मीडियन। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, दिस इज सेंट्रॉइड। क्या बोला? सेंट्रॉइड। डिनोट किससे कर रहे हैं? कैपिटल जी से। 10th वाला ही कंसेप्ट है सारा का सारा। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट सेंट्रॉइड, आप इजीली निकाल सकते हो। एक प्रॉपर्टी भी और है हमारे पास, दैट जी डिवाइड्स, जो सेंट्रॉइड है अपने पास, जी डिवाइड्स मीडियन, G divides median into the ratio 2:1। जो आपका सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशियो पे डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है, राइट। अब जैसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पे G है, ये 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या बन रही है अपने पास? प्रॉपर्टी बन रही है दैट इज AG is to GM1, this value is equal to, that is 2:1, राइट। सिमिलरली मैं और जगह पे डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज BG इक्वल टू BG इज टू GM2,
that value is equal to 2:1. Similarly, that CG is to GM3, this value is equal to 2:1. ये वैल्यू हो गई, राइट? दैट इज अवर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। समझ में आ रहा है सबको? सेंट्रॉइड भी क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड के थ्रू क्या प्रॉपर्टी बनती है वो भी देखते हैं। तो अगला आ गया ऑल्टीट्यूड। तो सपोज इफ वी हैव अ ट्रायंगल दैट इज एबीसी, ये ट्रायंगल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज। ठीक है, तो वर्टेक्स से किसी अपोजिट साइड पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड फॉर दिस। तो मैंने तीनों के लिए ऑल्टीट्यूड डिफाइन कर दिए बेटा, एक यहां से यहां पे, एक यहां पे, इस तरीके से। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज ऑल्टीट्यूड आया ना अपने पास, वो क्या आ गया? दिस इज ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो सेंटर। डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से। ठीक है, दिस इज ऑर्थो सेंटर। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले तो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स to its opposite side, to its opposite side, right? तो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, ये तो हो गया अपने पास क्या? एल्टीट्यूड। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है, इसे अपन बोल रहे हैं ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, दिस इज ऑर्थो सेंटर, विच इज कैपिटल एच। किसे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एच से। तो ये सुन रहे हो आप? रिमोट से आवाज तो तेज करो। हाँ जी बेटा बोलो। अंग्रेजी क्या हो गया यार, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हो, पता नहीं। एक तो बच्चे कनेक्ट फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इधर तक समझ में आई बात? बताओ यार, आप मेरी नॉइस, मेरी आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कुछ? नो सर। ठीक है, तो बेटा हमने देखा ऑर्थो सेंटर। अच्छा, पिछले वाले केस में जो हमने लिखा था यहाँ पे मीडियन के थ्रू ये मिल रही है सारी चीजें, मैं अभी इनके पॉइंट्स भी निकालूंगा, यहाँ पे निकाल भी लेते हैं। अगर हम सेंट्रॉइड को देखें तो सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड जिसको अपन जी से डिनोट कर रहे थे, वो आ कितना रहा था? दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट डिवाइडेड बाई 3। दिस इज अवर सेंट्रॉइड। ठीक है, आ कहां से रहा है? सबको पता चल रहा है? इसलिए आ रहा है बिकॉज बेटा अगर आप सिर्फ एक ही जगह देखोगे ना, एक ही पॉइंट के लिए, मतलब मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि ये वाला रेशियो 2:1 है। ए के वर्टेक्स सपोज मेरे पास x1 y1 है, बी के वर्टेक्स क्या है? x2 y2 है, और सी के वर्टेक्स है सपोज x3 y3। आप यहाँ से बहुत इजीली सोच सकते हो। तो जो m1 पॉइंट मिलेगा ना, उसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट हो गया वो तो उसके वर्टेक्स क्या मुझे मिल गया? वो मिल गया x1 प्लस x3 दिस डिवाइडेड बाई, सॉरी x2 प्लस x3 दिस डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 y3 दिस डिवाइडेड बाई 2। ये चीज निकल के आ गई। तो अगर मुझे जी के मतलब जी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा? सेक्शन फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूं। तो 2:1, तो 2 का मल्टीप्लाई इस पॉइंट के साथ में कितना आ गया? x2 प्लस x3, और 1 का मल्टीप्लाई इस पॉइंट के साथ में तो मतलब कितना आ गया? प्लस x1, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, राइट? तो ये अपने पास आ गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। बीच बीच में यूज होगा तो मैंने इसलिए लिख दिया है। तो ये था हमारे पास एल्टीट्यूड का कंट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अब आती है बात
अगले कंसेप्ट की, दिस इज साइड बाइसेक्टर्स, साइड बाइसेक्टर्स. So if I draw that triangle, इसे हम जस्ट साइड बाइसेक्टर नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स. राइट बेटा? तो जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, सपोज दिस ट्रायंगल इज एबीसी ट्रायंगल. तो एबीसी ट्रायंगल में जो साइड बाइसेक्टर्स आ रही हैं अपने पास, ये 3 साइड बाइसेक्टर्स है. एक तो ये हो गया, दूसरा साइड बाइसेक्टर बेटा मुझे ये मिल गया, ठीक है, और तीसरा साइड बाइसेक्टर मुझे ये मिल गया. ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स है. तो इन परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मुझे मिल गया, इसे अपन बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर. क्या बोलते हैं बेटा? सरकम सेंटर. डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ concurrency of perpendicular side bisectors, perpendicular side bisectors is circumcenter, circumcenter, राइट? तो इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ओ से. अब ओ ऑरिजिन से, ऑरिजिन को भी हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं. ये तो तुम्हारे दिमाग में आ ही रहा होगा कि अगर मेरे पास कभी ऑरिजिन भी यूज हो रहा है और सर्कमसेंटर भी यूज हो रहा है तो कुछ और लिख लो यार नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट मोस्ट ऑफ द केसेस अपन इसे किससे यूज करते हैं, डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात जो मैंने कहा? ठीक है, सरकम सेंटर भी क्लियर हुआ होगा सबको, किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हैं. अब इस सरकम सेंटर के थ्रू एक फिगर और बनाते हैं. देखो ऐसी, मैंने एक ट्रायंगल डिनोट किया, दिस ट्रायंगल इज एबीसी. इसका यहाँ पे सरकम सेंटर है ओ. तो प्रॉपर्टी क्या है कि सरकम सेंटर से इन सारी वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंसेस हमेशा कैसी होती हैं? सेम होती हैं. मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस. दिस इज आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, दिस इज आर, दिस इज आर. अब इस ट्रायंगल की वर्टिसेस को टच करता हुआ एक सर्कल जरूर मिलेगा ना, क्योंकि जब इनकी डिस्टेंसेस सेम है तो फिर ये सर्कल मुझे मिल गया. राइट बच्चों? और ये कैपिटल आर क्या हो गया? उस सर्कल का रेडियस हो गया. तो जो येलो सर्कल मैंने बनाया इसे क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल. ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल. और जो कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं ये क्या है? सरकम रेडियस. राइट? मतलब दैट वैल्यू ओ ए, दिस इज इक्वल टू ओ बी, दिस इज इक्वल टू ओ सी, दिस इज इक्वल टू आर. दैट इज अवर अनदर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये कभी अगर मुझे क्या निकालना हो बेटा, ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकता हूं, ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं. ठीक है, जहां पे मैंने ओ से किसे रिप्रेजेंट किया है? दिस इज ऑर्थो सेंटर. हाँ जी बच्चों, बात पता है ना? इतनी समझ में आ रही है? अरे भाई बताना. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. गुड. एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर from vertices. You may write also this thing. Right? Okay, इतनी कहानी हुई बेटा. अब अगली बात आती है इन सेंटर की, जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है. दिस इज कॉल्ड इन सेंटर. इन सेंटर. और इन सेंटर देखने के लिए अपन इसको डिनोट करते हैं पहले कैपिटल आई से. क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. ठीक है, उस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स,
मतलब जैसे सपोज ये वर्टिसेस है ए बी सी, हमने क्या किया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स डिफाइन कर दिए कुछ ऐसे, दिस इज a/2 एंड दिस इज a/2। सिमिलरली एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहां से ले लिया बेटा कुछ ऐसा, ठीक है, दिस इज b/2 एंड दैट इज b/2। और एक और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी के लिए ले लिया, दिस इज इन दैट फॉर्म, दिस इज c/2 एंड दैट इज ऑल्सो c/2। ठीक है, जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर, राइट। जो ये पॉइंट्स जहां जहां पे ये मीट कर रहे हैं बेटा, इन पॉइंट्स को भी देखना, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने इस पॉइंट को बोला कि भाई जहां जिस पॉइंट पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ना वो मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या कहा, इन सेंटर। डेफिनेशन लिख भी लेते हैं इसकी, दिस इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसको डिनोट कर रहे हैं बेटा आई से। अब मैंने क्या किया, सपोज फिर से एक फिगर बनाया, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज एबीसी। इस ट्रायंगल में क्या किया कि यहां पे सपोज इन सेंटर था कैपिटल आई, दिस इज, ठीक है, इस आई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसके ऊपर, इन साइड्स के ऊपर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इनकी डिस्टेंसेस भी सेम होती है हमेशा, मतलब इन पॉइंट को मैं लिख लेता हूं डी ई एफ सपोज, राइट। तो मैं अगर बात कर रहा हूं इन डिस्टेंसेस की, तो सारी डिस्टेंसेस सेम है, आई ई आई डी आई एफ, और इन सबको टच करता हुआ एक सर्कल मुझे मिल गया, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। वैसे सर्कल ही बनाया मैंने, तुम्हें सर्कल दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो बेटा मानते हुए चलो, है, दिस इज इन सर्कल। कैपिटल आई से किसे रिप्रेजेंट किया, इन सेंटर से। जो ये डिस्टेंसेस है ना अपने पास, आई डी इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई एफ, दीज ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल टू स्मॉल आर, जिसको हम बोलते हैं क्या, इन रेडियस, राइट। तो इन सेंटर समझ में आया सबको, पता चल रहा है भाई सबको, बताओ इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं बोलूं इन रेडियस की बात, तो इन रेडियस किसके इक्वल है, दिस इज perpendicular distance, perpendicular distance of I in center from any side, right, this is called in radius। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, डिफाइन करते हैं एक्स सर्कल्स और एक्स रेडियाई, ठीक है। एक्स सर्कल्स, तो बच्चों समझना एक्स सर्कल को, आई टेक दैट ट्रायंगल, सपोज दिस ट्रायंगल इज एबीसी, थोड़ा छोटा फिगर बनाते हैं क्योंकि एक्स सर्कल फिर नहीं तो बहुत बड़े बन जाएंगे, दिस इज एबीसी ट्रायंगल सपोज, राइट। अब मैंने बोला एक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सेंटर का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो एक सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यू में से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, राइट बच्चों। अब थोड़ा गौर से देखना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ए एंगल का बनाया, सपोज दिस इज
ये बी साइड को, बी लाइन को, मतलब जो ए बी लाइन है ना उसको बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया आगे तक, तो ये तो मुझे ये पूरी साइड मिल रही है, और वैसे ही मैंने एसी लाइन को पूरा कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इस बी के लिए ऐसे कंटिन्यू कर दिया ए बी लाइन, और ये बी सी लाइन कंटिन्यू कर दी। गौर से समझना इन चीजों को। ऐसे ही इसके लिए कंटिन्यू कर दिया और इसको ऐसे कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ए एंगल के अपोजिट वाली जो साइड आ रही है मेरे पास, वो आ रही है बीसी। ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मुझे ये मिल गया, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर सेम। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो मुझे ये वाला मिल चुका है, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर सेम। तुम्हें पता है यहां से यहां तक का एंगल तो बी था, है ना, तो ये वाला एंगल क्या मिल गया, पाई माइनस बी मिल गया टोटल, तो उसका हाफ, तो ये आ गया पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, दिस इज अवर एंगल। और जो इनकी कॉन्करेंसी का पॉइंट मिला ना, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज एक्स सेंटर, इसे हम डिनोट कर रहे हैं I1 से। सिमिलरली आगे बढ़ते चले जाओ, अब इसके लिए देख लेते हैं। इस एंगल के लिए मुझे ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिला, और इस एंगल के लिए मुझे ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिल गया, है ना। ये मिल चुका है आपको बी के सामने वाला, जस्ट सामने वाला I2, और फिर इसके सामने वाला जस्ट ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसको ना बहुत और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। मैंने ट्रिगो का एक टॉपिक छोड़ा था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इस ट्रायंगल को हम पैडल ट्रायंगल बोलते हैं, वो बाद में बताऊंगा कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या रीजंस होते हैं। अभी तो सिर्फ बेसिक समझते चलो। अब इनके थ्रू मैंने जो सर्कल रिप्रेजेंट किए, ये वाले सर्कल, मैं बोल रहा था बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, बट ठीक है, चलेगा। ठीक है, जो कि इन दोनों को, मतलब तीनों साइड्स को टच करता हुआ चल रहा है, राइट। और फिर सिमिलरली I2 के रेस्पेक्ट में देखा तो बेटा ये सर्कल मिल गया, तीनों साइड को टच करता हुआ। सिमिलरली I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सर्कल मुझे मिल गया। ठीक है, ये जो जहां जहां पे टच कर रहा है ना, ये वाली लाइन गौर से देखो जरा एक बार, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट की तरह ट्रीट हो रहा है इसके लिए, ठीक है ना बेटा। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी टच कर रहा है, और अगर गौर से देखोगे ना तो ये इस तरीके से चलता है, मतलब ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है A/2 A/2, और कहां से टच होते जा रहा है, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलरली, बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसका भी है, ये परपेंडिकुलर इसके लिए मत लिखो, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, एक मिनट रुकना भाई। फिगर विजिबल है ना सबको, परेशानी तो नहीं हो रही इसे समझने में? नो सर। गुड, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे आ गया। इस परपेंडिकुलर के साथ में इसको मत सोचना, हाँ, ये ऐसे चल रहा है। जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ रहा है किसका, ए एंगल का, वो I1 से पास होता हुआ जा रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने टच करवा के लाइंस ड्रॉ की है, दिस इज, यू मे टेक दिस इज R1। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं टच करवा के लिखता हूँ तो इसे ले लीजिए R2, परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये वाली आ रही है R3। ठीक है, तो जो मुझे मिल रही है I1 I2 I3, दे आर एक्स सेंटर। ठीक है, और दूसरी बात R1 R2 R3, दे आर एक्स रेडियाई, राइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज दिमाग में आ रही है, ठीक है, थोड़ा सोचो और बताओ बेटा। एक प्रॉपर्टी तो सबको ये पता चल रही होगी, और ये वाले जो सर्कल्स ड्रॉ किए ये क्या है आपके पास, एक्स सर्कल। और क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है तुम्हें? एक तो मैंने लिखा ना, एक्सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इसके अलावा तुम्हें क्या लग रहा है? अरे भाई बताओ, जो भी दिमाग में आता हो।
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लग रहा है बेटा? ये बोल दूं चलेगा? एक्स सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स तो है ही, एंड साथ में क्या बोल रहे हैं बेटा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसका? अपोजिट एंगल का बेटा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल टू द साइड, राइट? अपोजिट एंगल टू द साइड, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हम इस तरीके से सोच सकते हैं इसे। समझ में आ रही है भाई कहानी? बताओ यहां तक। तो मैंने चारों पॉइंट्स आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ किस किस का बेटा? मीडियन का। उसके बाद आए अपन आगे, हमने उसके बाद देखा था क्या? ऑर्थो सेंटर, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड आता है, ठीक है? उसके बाद आगे हम किसके ऊपर? सर्कम सर्कल के ऊपर। सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है? उसका जो जहां पे वो कॉन्करेंट होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और उस ऑर्थो सेंटर के थ्रू हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जो वर्टेक्स सारी वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा था। उस सर्कल को क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? उसे बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है ना? और ऑर्थो सेंटर से सारी वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, उस डिस्टेंस को क्या बोला हमने? सर्कम रेडियाई। समझ में आई बात? उसके बाद आए आगे इन सेंटर पे। तो इन सेंटर क्या होता है? दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये क्या बताया था मैंने? सर्कम सेंटर, ठीक है? और बेटा उस सारी साइड्स को टच करता हुआ जो सर्कल ड्रॉ किया वो क्या हो गया? इन सर्कल। उसका सेंटर कहाँ पे होता है? इन सेंटर पे ही होता है, ठीक है? उसकी रेडियस को क्या बोल रहे हैं? इन रेडियाई। डिनोट किससे कर रहे हैं? स्मॉल आर से। वैसे ही अगला आ गया एक्स सर्कल। ये क्या है बेटा? सॉरी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यू में से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इतनी सारी कहानी समझ में आई। और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कि जिस भी एंगल के सामने वाली साइड, मतलब उसके अपोजिट वाली साइड ली हुई बेटा, उस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सेंटर I1 जैसे मुझे यहाँ पे मिला है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि उस एंगल से एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वो सारे के सारे एक साथ मीट करते हैं। किस पॉइंट पे? एक्स सेंटर पे मीट करते हैं। हाँ जी बच्चों, इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ या ना बताना मुझे। अरे भाई बोलो कुछ। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. गुड। तो यस अब सर। वेरी गुड बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, मैं उसी को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं नोट 1। पहला नोट, पहला नोट क्या कह रहा हूं बेटा? मैंने किसी ट्रायंगल में किसी एंगल के लिए अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स निकाले, बात को समझना, मतलब ये इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मैंने एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला। दिस इज a/2 एंगल, दिस इज ऑल्सो a/2 एंगल। यहां पे जहां पे मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट सपोज है D, राइट? तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रोपोर्शन होता है किस किस का, इस साइड का और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, वो प्रोपोर्शन सेम होता है। वो प्रोपोर्शन सेम होता है। मतलब बेटा मैं कैसे कह रहा हूं, विद डेफिनेशन लिखता हूं। पहले डेफिनेशन से समझना थोड़ा आसान होता है, ठीक है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब ऐसे लिख लो, दिस एंड दिस,
इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ सॉरी divides opposite side in the ratio of adjacent side, in the ratio of adjacent side. I mean the ratio of AB is to AC बेटा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू BD इज टू DC। मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल एंगल ने डिवाइड किया इस लाइन को BC लाइन को, तो किस तरीके से डिवाइड किया, BD इज टू DC साइड रेशियो पे डिवाइड किया। तो BD इज टू DC रेशियो क्या होगा, BD के एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, और DC के एडजेसेंट साइड कौन सी है, AC। इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम बार बार इसे यूज करते चलते हैं। आ रही बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बोलना। यस सर। ठीक है, यस सर। ये प्रॉपर्टी शायद पहले भी पढ़ी होगी तुमने, है ना, 10th क्लास में। नोट 2 आता है। जो हमारे पास है बेटा, सेंट्रॉइड हो या इन सेंटर हो, ये दोनों हमेशा सर्कल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर always lies within the triangle. ठीक है, नोट 3, बट वी कांट से अबाउट ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन दोनों के बारे में। ये बेटा सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकते हैं, उसके बाहर भी जा सकते हैं, और ट्रायंगल पे भी लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल पे लाई करने का मतलब क्या हुआ, ऑन द ट्रायंगल, मतलब उसकी किसी बाउंड्री पे भी लाई कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज डिस्कस करता हूं अब। तो मैंने कहा कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर may or may not lie inside, or you may say within the triangle. राइट कब बाहर जाएंगे, जब आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। तो यहां पे लिख भी लेते हैं, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा बेटा, वी में से सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर lies outside the triangle. मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, बहुत इजीली समझ सकते हो तुम लोग। सर्कम सेंटर होता क्या है, पता है सबको? अब भाई कोई बता देगा क्या होता है, तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। साइड बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, साइड बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर सपोज अपन ट्रायंगल ऐसा ले लें कि मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं साइड बाइसेक्टर्स देखूं तो इसका साइड बाइसेक्टर कुछ ऐसा मिल रहा है, ये है ABC ट्रायंगल। कलर चेंज कर देता, नहीं तो सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो ये इस लाइन का साइड बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। कंटिन्यू कर दिया थोड़ा और ऊपर तक, इस लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, राइट, और AC लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। समझ में आ रही सबको कहानी? कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा,
बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। तो साइड बाइसेक्टर के थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ट्रायंगल से बाहर लाई कर सकता है। बाउंड्री में कब लाई करेगा अभी आने वाला उस वाले केस पे भी, बट ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। जब हमारे पास कैसा था, ये ऑब्ट्यूज एंगल था, अगली बात आती है कि अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे डिफाइन कर दूं दूसरे वाले केस के लिए, तो मैंने फिर से ले लिया ट्रायंगल एबीसी ऑर्थो सेंटर के लिए। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड बी एंड सी, राइट। तो अगर मैं सी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डालता हूं किस पे, ए बी लाइन पे, तो ऑल्टीट्यूड यहां कहीं पड़ेगा बेटा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। और अब मैं ऑल्टीट्यूड डालना शुरू करता हूं। तो जब मैंने ए बी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डाला तो कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है, इस साइड पे। ऐसे ही मैंने जब सी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डाला इस लाइन पे, तो कुछ ऐसा मिल गया, थोड़ा सा सही करते हैं, ऐसा मिल गया। और अगर मैं बी पॉइंट से ऑल्टीट्यूड डालता हूं किस पे, इस एसी साइड पे, तो कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ये तीनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिला एच, ऑर्थो सेंटर, जो कि कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड द ट्रायंगल। कब? जब हमारे पास ये बी एंगल कैसा था? ऑब्ट्यूज एंगल था बेटा। समझ में आ रही सबको कहानी? बताना। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। पता है क्या, ये छोटी छोटी चीजें बेटा बाद में बहुत परेशान करती है, इसलिए अच्छे से समझते चलो शुरुआत से। तो ये तो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी एक हुई, तो ये था हमारा नोट 2। अब बढ़ते हैं आगे नोट 3 पे, नोट 4 पे, सॉरी। व्हाट इज नोट 4? नोट 4 में बोल रहा हूं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन करें तो उसके लिए जो आपका सरकम सेंटर होता है वो कहां लाई कर जाता है? ऑन द ट्रायंगल लाई कर जाता है, ठीक है ना। फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर lies on the triangle as well as, एक बात और भी बोल सकते हैं, and ortho center is vertex जिस वर्टेक्स पे क्या हो रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है एंगल आपके पास, ठीक है ना, उस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। दिस इज वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड है किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, बी एंगल पे, इस वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है तुम्हें बेटा, बी वर्टेक्स तो क्या बन गया? ऑर्थो सेंटर बन गया, क्योंकि भाई जहां पे ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी, ए से जब मैं ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो ए बी बनेगा, और सी से ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो बी सी मिलेगा, है ना। और बेटा बी से ऑल्टीट्यूड डालता है इस लाइन पे, तो भी तो बी से ही जा रहा है, तो कॉन्करेंसी कहां पे मिल रही है मुझे? बी पॉइंट पे ही मिल रही है, तो ये क्या बन गया मेरा? ऑर्थो सेंटर बन गया। अरे भाई समझ में आई बात? ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? सरकम सेंटर की, तो सरकम सेंटर होगा क्या? दिस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी, दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज सरकम सेंटर,
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर बेटा ये मिड पॉइंट क्या हो चुका है, आपके पास सरकम सेंटर बन गया, तो कुछ दिमाग में बातें आती होंगी। तुम्हें ये पता है कि भाई इस मिड पॉइंट से वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंसेस सेम ही होंगी, है ना। थोड़ी देर पहले पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ऑर्थो सॉरी सरकम सेंटर से वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस सेम होती है और किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है। ये डिस्टेंस जो बी एम भी मुझे मिल गई, वो भी कितनी मिल गई, आर मिल गई। तो मुझे एक प्रॉपर्टी यहाँ से पता चल गई, दिस इज ए एम, दिस इज इक्वल टू एम सी, दिस इज इक्वल टू बी एम, दीज वैल्यूज आर इक्वल टू आर। आर क्या है हमारे पास, सरकम रेडियाई, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। राइट बच्चों, समझ में आ रही है बात सबको। और कैपिटल बी एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, b/2 आ गया। आया सबको समझ में यहाँ तक? अरे भाई बताओ हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। सर आर सरकम रेडियाई है। हाँ, आर इज सरकम रेडियस, सरकम रेडियस बेटा, क्योंकि सरकम रेडियस तो एक ही होगी ना हमारे पास। यस सर, एंड b/2। b/2 बेटा बी एंगल के अपोजिट साइड AC, ओके सर। उसका हाफ होगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट है कैपिटल M, जिसको हम सरकम यस सेंटर बोल रहे हैं। बट ये प्रॉपर्टीज ना कई बार भूल जाते हैं, टाइम आने पे अप्लाई नहीं कर पाते, पता तो चल जाती है हमें, समझ में भी आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ना इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी करवाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, बट लेकिन समझते चलो कि प्रॉपर्टीज याद रहे, बिल्कुल जहन में रहेगी कहाँ पे किसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ बेटा अगले पे, दिस इज नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, और क्या भूल रहे हैं हम इसमें, हाँ एक काम करो कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज ABC, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हो रही मैं तुम्हें सारी बता दे रहा हूँ। ए से मैंने क्या किया, एक ऑल्टीट्यूड डाल दिया, दिस इज राइट, और क्या किया बेटा, एक मीडियन डाल दिया, ऑल्टीट्यूड डाला सपोज D पॉइंट पे, और मीडियन डाल दिया सपोज M पॉइंट पे, इस तरीके मिड पॉइंट पे, है ना, ऐसे डाल दिया, राइट। अब तुम्हें ये पता है बेटा कि साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, उस पे क्या लाई करता है, ऑर्थो सेंटर लाई करता है। यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी सरकम सेंटर लाई करता है, तो यहाँ पे क्या लाई करेगा, O लाई करेगा। और जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो क्या करता है हमेशा, थोड़ा सा यहाँ पे बना लो, सेंट्रॉइड हमेशा क्या करता है बेटा, वो मीडियन पे लाई करता है और 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है, तो ये G आ गया मेरे पास सेंट्रॉइड इसका, राइट। अब अगली कहानी, ऑल्टीट्यूड पे कौन लाई करता है, ऑर्थो सेंटर लाई करता है, तो H यहाँ पे कहीं पे होगा पक्का, तो H यहाँ पे मिल गया मुझे। भाई इतनी बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक बताओ हाँ या ना, आई बात बेटा समझ में? नो सर। एक बार बताओ मुझे, जो M है वो क्या है, मिड पॉइंट है साइड BC का, और मिड पॉइंट से ही तो बेटा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। और जितने परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होंगे साइड्स के, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वही तो सरकम सेंटर होगा हमारे पास, हाँ या ना बताओ बेटा, जिसका भी डाउट था बताना मुझे। नहीं सर, डाउट नहीं, मैंने बोला था नो सर, मतलब कोई डाउट कोई नहीं है। डाउट नहीं है, ओके गुड, हाँ। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, इधर तक ये सारी चीजें हुई। अब थोड़ा देखो बेटा, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं कुछ ऐसे, इन तीनों पॉइंट को, तो मैं दिखता होगा कि तीनों के तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। HGO, H का मतलब ऑर्थो सेंटर, G का मतलब सेंट्रॉइड, O का मतलब सरकम सेंटर, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, दे आर कोलिनियर, दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। और दूसरी अगली इंटरेस्टिंग बात,
अगली इंटरेस्टिंग बात सबको दिख रही होगी भाई साहब, ये HO साइड और ये AM साइड सेम ही तो है। क्या पता चला यहाँ से पता चला कि द ट्राइंगल AHG, this is similar to the triangle MOG। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही बात? बताना हाँ या ना। The triangle AHG, this is similar to triangle Yes, sir. ठीक है, very good। And by the property of similarity, we can say this implies that AH upon OM, this is equal to, अगली बात क्या आ जाएगी भाई, AH upon OM, and this is equal to HG upon GO, GO, and this is equal to, अगली बात क्या बोल दूं, AG upon GM। ये वैल्यू हो गई। और तुम्हें पता है G जो है ना, वो तो 2:1 रेशियो पे डिवाइड कर ही रहा है किसको, AM को, क्योंकि वो मीडियन को डिवाइड करता है सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो पे। तो ये कितना आ गया, 2/1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पता चल गया दैट AH this is equal to 2 times OM। अगली बात पता क्या चल गई बेटा, HG this is equal to 2 times GO। These are the value। तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गए। मतलब समझ में आया कुछ कि AH को OM, AH और OM का रेशियो भी कितना होता है, 2 होता है। या यूं बोल सकते हो AH का वैल्यू क्या होता है, 2 टाइम्स OM के इक्वल होता है। अगली बात क्या बोली, HG का जो वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स OG के इक्वल होता है। और AG अपॉन GM तो पता ही है सबको, 2:1 का रेशियो डिवाइड करता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही कहानी? बताओ हाँ या ना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो एक चीज ये भी लिख लेते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट HGO they are collinear, and G divides HO in the ratio बेटा जब मैं सिर्फ रेशियो लिख के छोड़ देता ना, तुम लोग सोचा करो इंटरनल डिवीजन ही सर कर रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मैं बोलूंगा इन द रेशियो दिस एक्सटर्नली, जो भी दिया हो। तो तुमने देखा ना कि HG अपॉन GO किसके इक्वल आ रहा है, 2:1, इसी रेशियो पे डिवाइड हो रहा है। तो क्या बोलोगे, दिस इज 2:1 रेशियो। तो G जो है सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो पे डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। दैट इज अवर नोट नंबर 5। आई बात सबको समझ में? अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और चलते हैं नोट नंबर 6 पे। मतलब मुझे आज जो जो चीजें नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पे यूज होनी होंगी ना, तो मैं वो सब लिखवा दे रहा हूं आपको। नोट नंबर 6, दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो पहले, मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन वी टेक अ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज ABC। ठीक है, और मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट A, B और C से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, एक मिड पॉइंट ले लिया, सॉरी, तो ये मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो तुम्हें पता ही है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल ही है, BM इक्वल टू MC। प्रॉपर्टी क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, दैट AB स्क्वायर दिस प्लस AC स्क्वायर, राइट बेटा, AB स्क्वायर दिस प्लस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर, ठीक है, दिस प्लस BM स्क्वायर। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 टाइम्स AM स्क्वायर दिस प्लस MC स्क्वायर, बिकॉज M तो मिड पॉइंट है, तो BM इक्वल टू MC हो ही रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को भी बोला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अभी तक की तो बेसिक चीजें हुई। हाँ, एरिया निकालने के लिए बेटा अपने को डिटर्मिनेंट की भी जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत आइडिया डिटर्मिनेंट्स का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, नोट नंबर 7। ये वैसे जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज पोर्शन ऑफ क्लास 12। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपकी क्लास में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ही शुरू होता है।
बट मुझे इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ेगी कई जगह पे, तो मैं इसको लिखवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो एक स्केलर होता है, कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। कई लोग मॉड ए पढ़ लेते हैं, तो मॉड नहीं पढ़ना, उसे डिटर्मिनेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज परमुटेशन, और यू में से अरेंजमेंट, combination of arrangement, combination of arrangement, combination of arrangements of, sorry, in a matrix. What is matrix? अब मैट्रिक्स वर्ड आया तो सपोज कुछ पता चल रहा होगा भाई, सुना है इससे पहले कभी नाम मैट्रिक्स का? हाँ जी बच्चों बोलो, किसने तो सुना होगा? कहाँ सुना? सर नाम तो बहुत बार सुना है, इसका मीनिंग नहीं पता। मीनिंग नहीं पता? मैट्रिक्स का नाम तुमने, मूवी भी तो आई थी मैट्रिक्स, थी ना? मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, एक ट्रैप बनाता हूं मैं, सपोज देखो तुम्हें इससे कुछ पिक्चर क्लियर होगी। ये एक ट्रैप बनाया, ठीक है, ऐसा एक ट्रैप बना दिया मैंने। इस ट्रैप के जो नोडल पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, इन पॉइंट का जो कलेक्शन है, जिस ऑर्डर में ट्रैप के नोडल पॉइंट्स मिले उसी ऑर्डर में रखने का तरीका, वो क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। सपोज ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो बेटा जो पहला पॉइंट है मैंने उसे डिनोट कर दिया किससे? कलर चेंज कर लेता हूं, कोई नहीं, इसको डिनोट कर दिया मैंने A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के थ्रू जो एंट्री मिली। ये दूसरा पॉइंट लिखा है, इसे लिख लिया A12, ये तीसरा पॉइंट लिख लिया A13, सिमिलरली यहाँ पे लिख लिया A21, ये लिख लिया बेटा A22, ये लिख लिया A23, राइट। तो जो मैट्रिक्स बनी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या बन गई? दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। कितने ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3। सर क्यों बोला? इसे हाँ मैट्रिक्स को 12th में भी पढ़ेंगे ना, मतलब? हाँ 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन भाई अभी समझ लेना ढंग से यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फायदा क्या? 12th में तो पढ़ेंगे ही, तब तक और अच्छे से यस सर। है ना। तो बेटा कैसे लिखा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उनके थ्रू एंट्रीज लिखी है, देख रहे हो तुम लोग? यहाँ पे क्या हुआ? दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रही है बात? तो हमने ऐसे एंट्री लिखी है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इज नथिंग, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरे। क्या है? रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। और जो मैंने यहां पे लिखा, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स, नॉट फॉर ऑल मैट्रिसेस, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? किसी को समझ में आ रहा है तो बताएगा मुझे। इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर सेम। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? तो उस मैट्रिक्स यस क्या सर। बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, बिल्कुल। तो ये कहानी हुई बेटा, अभी तक तो हमने मैट्रिक्स समझी। अब मैंने बोला डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स। तो मैंने बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कैपिटल ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिनोट कैसे कर रहे हैं? मॉड ऑफ ए मत पढ़ो, इसे कैसे पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सपोज ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो बेटा एंट्री कैसी होंगी? A11, A12, A21, A22, ये डिटर्मिनेंट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट्स वर्ड यूज किया, तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, एक तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और दूसरा बेटा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को मैं पॉजिटिव साइन के साथ में लूंगा और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को नेगेटिव साइन के साथ में लूंगा, और अरेंजमेंट करने के बाद वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू A11 into A22 फॉर द क्लॉकवाइज अरेंजमेंट माइनस
एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस A21 इंटू A12। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना, कुछ बताओ। अरे भाई डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत आइडिया लगा? Yes, sir. वेरी गुड, यस सर। Yes, sir. very good. But the things will be interesting when we define a 3x3 ordered matrix. मजा आने वाला अब तुम्हें। उसके बाद में एक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर दूंगा जिससे तुम सोच सकते हो आगे। ठीक है, तो if I take a matrix capital A and we have to find its determinant whose order is 3x3, I take these members A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म पे काम आने वाला है तुम्हारा। मतलब मजा आएगा इससे, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती। लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं 2 मिनट, तुम लगाओगे बेटा हाफ मिनट, अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो इस चीज को बताने के लिए ना एक मैथमेटिशियन थे सेरेस, उनका ही रूल है सेरेस रूल। टू फाइंड द डिटर्मिनेंट उन्होंने क्या किया बेटा कि दो तो मैट्रिसेस ले, मतलब इन दो को मैं अलग अलग तरीके से लिख लेता हूं ऐसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दो बार लिख ले रहा हूं क्योंकि मुझे दो अरेंजमेंट लेने हैं, एक तो लेना है क्लॉकवाइज और दूसरा लेना है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोबारा लिख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Similarly, this is A31, A32, and that is A33. ठीक है, अब बेटा कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं। देखो, ये चला मैं क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, और ये चला मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद आ गया आगे क्लॉकवाइज के लिए अगला कॉम्बिनेशन। देखो, हमेशा हर एक कॉम्बिनेशन में तीन ही मेंबर ले रहा हूं बिकॉज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3। तो ये फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, किस तरीके से, तीन मेंबर्स को पिक करते हुए A12, A23, A31। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर मैं आगे आया, अगला कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा हूँ किस किस के लिए, A13, फिर नेक्स्ट A31, A21, दिस इज विद पॉजिटिव साइन। तो ये हुए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। फिर अपन आए एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में, तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगला बन गया मेरे पास। देखो अब A12, A21, A13। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होगा ना इन सर तीनों। A23 से जाएंगे A11 तक। हाँ ठीक है ना, A23 मत बोल बेटा, उसे A23 बोल। मतलब समझ रहा है ना क्यों बोल रहा है? A23। हाँ, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यस सर। अब इनका कॉम्बिनेशन लिया तो फिर यहां से मिल गया ये भी नेगेटिव साइन के साथ में। अब लिखते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल रहा है। देखो बेटा, मैं जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनाए थे उसी कलर से लिख दे रहा हूं कि तुम्हें समझ में आएगा, विजिबल होंगी सारी चीजें। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पहला तो आया ग्रीन कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, दो तरफ से, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से आया A11, A22, A33, एंटी क्लॉकवाइज से आया -A31, A22, A13। फिर आगे फिर लिखा हमने येलो कलर के कॉम्बिनेशन से क्लॉकवाइज का, प्लस में कितना आ गया, दिस इज A12, A23, A31, और यहाँ क्या गया माइनस का A23, A32, A11। सिमिलरली द लास्ट पॉसिबिलिटी, ये क्या बन गई, प्लस क्लॉकवाइज के लिए A13, A32, A21, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का A33, A21, A12। ये तीन चीजें बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। कितना आसान सा तरीका है। अभी तुम्हें शुरुआत हो रही है, तुम बोल रहे हो सर आसान तो नहीं है ना, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा।
जैसे मैंने सपोज ये डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 yes that then what is the value of its determinant this value is equal to पहले तो क्लॉकवाइज चले 1 3 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 15 प्लस फिर आए 2 4 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बेटा दिस इज माइनस का सॉरी प्लस का किस किस का है 2 4 3 24 24 फिर आया 3 4 2 कितना हो गया 24 फिर आया माइनस साइन के साथ में 27 फिर आया 16 माइनस का 16 फिर आया बेटा दिस इज 20 अब मैं इसे सॉल्व भी नहीं करता ना तभी मैं डायरेक्टली बोलता इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है बट वो बात मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज जाओगे सर ये इतनी जल्दी कैसे बता दिया बिना सॉल्व किए कुछ सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम बोलते हैं बेटा कॉलम ऑपरेशन एंड रो ऑपरेशन जब वो ऑपरेशन सीखेंगे नेक्स्ट ईयर तो तुम्हें और आसानी होगी हम रो कॉलम ऑपरेशन ब्रेन में ही रख सकते हैं अपने अगर तुम्हें गौर से दिखता हो तो तुम इजीली देख सकते हो कि इस रो में और इस रो में अगर मैं डिफरेंस करूंगा मतलब इस रो में से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 1 और सिमिलरली मैं सेकंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करता थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ डिफरेंस मिलेगा 2 2 2 ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है दोनों रोज कैसी हो रही है डिपेंडेंट हो रही है और डिपेंडेंट रो हो रही तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट कितना होगा 0 हो जाएगा तो ये चीजें अभी फिलहाल छोड़ देते हैं ठीक है बच्चों अभी फिलहाल ऐसे ही कैलकुलेट करो तो तुम यहाँ देख रहे हो Yes. इनका सबका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कितना आ रहा है वो भी 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आया समझ में yes sir वेरी गुड दैट इज डिटर्मिनेंट अब क्या हुआ ना कि थोड़ा सुधार होता है ना कि भाई 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है तब तो चलो हम सेरेस रूल अप्लाई कर लेंगे लेकिन उससे बड़ा डिटर्मिनेंट होगा तो फिर क्या करेंगे तो एक रूल बनाया गया कैसे बनाया गया मैं जो कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो उन टर्म्स को कॉमन लेने की कोशिश करना देखो इन दोनों को देखा तो इन दोनों में से मुझे क्या मिला a11 एज ए कॉमन मिल गया क्या वैल्यू मिल गई अंदर a22 a33 माइनस a32 a23 अगर तुम देखते हो ना तो ये इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कि नहीं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ये होता है ना a22 a33 माइनस a32 a23 हाँ जी बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है हाँ या ना कुछ बताओ यार yes sir ठीक है गुड तो भाई ये तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट मिल रहा है सिमिलरली मैंने क्या किया कि a12 कॉमन लिया बट नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लिया अगर मैं a12 कॉमन लेता हूँ नेगेटिव साइन के साथ में तो एक तो इस से कॉमन आ रहा है और एक इससे कॉमन आ रहा है तो उसके बाद मैंने देखा अंदर क्या वैल्यू मिल रही है अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है देखो गौर से वो मिल रही है बेटा माइनस भी कॉमन लिया है हाँ a12 a33 दिस माइनस a23 a31 तुमने बोला सर तो मजा आ गया ये तो है ना बोले क्या मजा आ गया भाई मजा ये आया कि अगर मैं a12 के कॉरेस्पॉन्डिंग जिस रो का ये मेंबर है उस रो को डिलीट कर दूं और जिस कॉलम का ये मेंबर है उस कॉलम को डिलीट कर दूं तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखूं तो क्या आएगा a21 इंटू a33 माइनस का a31 इंटू a23 आई बात सबको समझ में वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है हाँ जी बच्चों बताना समझ रहे हो अरे भाई सब लोग बताओ इतनी बात समझ में आई हाँ या ना तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार यस yes सर sir वेरी Yes, sir. गुड अब अगर मैं फिर क्या करता हूँ इस मेंबर से और इस मेंबर से a13 कॉमन ले लेता हूँ प्लस साइन के साथ में तो क्या लिख लिया मैंने यहाँ देखा कॉमन में आ रहा है क्या a21 a32 और माइनस का अब कौन कौन से मेंबर लिए थे एक तो ये लिया था और एक ये लिया था हाँ माइनस का a22 और a31 ये आ गया बच्चों अब तुम अगर सपोज a13 मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट मार दो तो बचा ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा a21 इंटू a32 यही चीज लिखी है माइनस a31 इंटू a22 यही चीज लिखी हुई है बच्चों समझ में आ रही है बात ठीक है तो मतलब क्या हो रहा है की पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग
रोज और कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचा है उसको अपन बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। उस एंट्री का माइनर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिटर्मिनेंट मिल गया। अब तुम जरा इसे प्रॉपर वे में लिख लो। कितना मिल गया? A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A32 A23 A33। ये वाला काम ना, अब तुम ये जो तरीका भी बता रहा हूं, ये तरीका बहुत बड़ी मैट्रिसेस हो, 10 क्रॉस 10 की भी क्यों ना हो जाओ, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इनटू कितना आ गया? दिस इज A21 A31 A23 A33। अगला क्या मिल गया? प्लस A13 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज A21 A31, यहां से मिल चुका है A22 A32। राइट बच्चों, ये कहानी आ गई। So this is determinant of the matrix and that is a proper way to find determinant, जो आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, मतलब जो पढ़ोगे बुक्स में वो ये तरीका दिया हुआ है। जो तरीका मैंने तुम्हें बताया वो तो शॉर्टकट है, मतलब जेई वगैरह के क्वेश्चंस में आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सेरेस रूल फॉर डिटर्मिनेंट, राइट? ये चीज आ गई। देन बढ़ते फिर आगे और देखते हैं क्या क्या कहानी बन सकती है। देखो बच्चों, चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। पहले कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है ए, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, A11 A12 A13। ठीक है बेटा? A21 A22 A23 and then we have A31 A32 A33। फॉर दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो जो डिटर्मिनेंट लिखूंगा मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा बेटा दिस इज सिग्मा। गौर से देखना है इसे, सिग्मा। या सिग्मा ना लिख के एक बार क्या किया, फर्स्ट रो की एंट्रीज उठा ली। A11, ठीक है, A12 A13, ऐसे लिख लो बेटा। कैपिटल A11 प्लस A12, कैपिटल A12 प्लस A13, कैपिटल A13। जहां पे तुमने सोचा है सर ये कैपिटल लेटर्स में क्या लिखा हुआ है, दिस इज, अगर कोई भी कैपिटल AIJ आता है तो इस बात का मतलब है -1 टू द पावर I प्लस J दिस इनटू माइनर ऑफ AIJ, स्मॉल AIJ। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं बेटा? कैपिटल AIJ से। इसे पढ़ते क्या है? इसे बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एंट्री AIJ, स्मॉल AIJ। तो स्मॉल AIJ का कोफैक्टर ये होगा। बोले माइनर ऑफ AIJ क्या हो गया? माइनर ऑफ AIJ का मतलब है माइनर इज ऑब्टेन्ड बाय, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग you may say that determinant obtained by deleting ith row and jth column, determinant obtained by deleting ith row and jth column। ठीक है बच्चों, ith row और jth column को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मुझे मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। अब तुम्हें मैं प्रॉपरली करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? और ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। ये डिटर्मिनेंट मतलब फर्स्ट रो की एंट्री के लिए भी हो सकता है, सेकेंड रो की एंट्री के लिए भी हो सकता है। जैसे कभी यहाँ ऐसे लिख दिया A21 कैपिटल A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेकेंड रो की एंट्री उठाई। सिमिलरली मैं ऐसे लिखता हूँ A31 कैपिटल A31 A32 कैपिटल A32 A33 कैपिटल A33, मतलब थर्ड रो की एंट्री के लिए भी लिखेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी, तो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना बेटा? और अगर मैं इसे बोलूं ऐसे, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज ले लूं A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A21, तो भी मुझे डिटर्मिनेंट ही मिलेगा।
तो मतलब यहाँ क्या क्या काम किया हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोज देखा है। अब जो आगे मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स देख रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा। मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A12 कैपिटल A12 सेकंड कॉलम के लिए, A22 कैपिटल A22, A32 कैपिटल A22, 32। सिमिलरली लास्ट मुझे मिल चुका है, वो क्या मिल गया, A13 कैपिटल A13, A23 कैपिटल A23 एंड A33 कैपिटल A33। दैट इज द थिंग। मतलब मैंने क्या कहा, किसी भी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं और सम कर दूं तो सम कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। किसी भी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें उस कॉलम की एंट्रीज के साथ में तो उनका सम भी कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये हो गई। मैं बाय डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, कभी कभी बोली हुई चीजें याद नहीं रहती तो मैं नोट भी कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज sum of products of entries of sum of product of entries of cofactors, you may say entries of any row or any column with their cofactors, right? उनके कोफैक्टर के साथ में। उन्होंने बोला सर अभी तक मतलब चल तो रहा है, कुछ कुछ बातें पकड़ में तो आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा। वो प्रैक्टिकली दिखाता हूं तुम्हें, देखो अब आगे। मैंने मैट्रिक्स ले लिया, सपोज ये वाला, ऐसी एंट्रीज ले ली। कैपिटल A इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 2 1 2 1 1 1 1 1। सपोज दैट इज अवर डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा पहला तरीका वो तो सबसे आसान तरीका है ना, लेकिन उसको स्कूल में नहीं लिख सकते। ठीक है, बट मैं तो बता रहा हूं तुम्हें, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तो डायरेक्टली अप्लाई कर ही लोगे। पहले क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो फर्स्ट क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग 1 फिर 2 और फिर माइनस में आ गए 1 और फिर आ गया कितना 1 और फिर आ गया कितना -4। तो तुम देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ से तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात, ये पहले वाले तरीके से। अरे भाई कुछ बताओ हाँ या ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. गुड, ओके। बट अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं किससे, जो मेथड हमने पढ़ा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोफैक्टर्स की। मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं करवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम एक बार फर्स्ट रो से निकाल के दिखा देते हैं आपको, और एक बार आपकी इच्छा की रो थर्ड रो से या सेकंड रो से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लिया, फर्स्ट रो का एंट्री A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, मतलब फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं बेटा। अब कैपिटल A11 क्या होता है, -1 टू दी पावर 1 + 1, माइनर ऑफ A11। क्या बोला, माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 बोलते हुए दिमाग में आया क्या होता है माइनर ऑफ A11, तो मैं थोड़ी देर पहले बताई, तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बिकॉज एंट्री इज A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट मार दिया। ये दोनों डिलीट मारने के बाद ये डिटर्मिनेंट बना, कितना बन गया, दैट इज 1 1 1 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 × 1 - 1 × 1, दैट इज 0। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। राइट बच्चों, समझ में आई कहानी? सिमिलरली मैंने निकाला A12 की बात करेंगे तो क्या करना होगा, अब फिर से चेंज कर रहा हूं इस पे। बोला कि भाई -1 टू दी पावर तो पहले लिख दो कितना, 1 + 2। ठीक है, और फिर लिखो क्या, माइनर ऑफ A12 कितना आ जाएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 2 एंट्री थी A12, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट मार दिया, तो
तो कितना बच गया, ये आ गया 2 1 1 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज -1। सिमिलरली मैं आ गया अब थर्ड के लिए, तो थर्ड वाली एंट्री ये मिली मुझे कैपिटल A13 निकालने के लिए, कितना हो जाएगा, दिस इज -1 टू दी पावर, अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दी क्योंकि -1 टू दी पावर 1 + 2 है तो ऑड पावर है तो माइनस साइन यहाँ से भी आएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो -1 टू दी पावर 1 + 3 that is minor of A13 and this value is -1 to the power 4 तो प्लस ही हो गया, पॉजिटिव ही हो गया, और डिटर्मिनेंट लिखते हैं बाय डिलीटिंग थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट, A13 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये डिटर्मिनेंट मुझे मिला, कितना हो गया, दिस इज 2 1 1 1, दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, दिस इज -1, राइट। तो बच्चों सबकी वैल्यू रख दी जाए, फिर क्या क्या वैल्यू आई, A11 तो है 1 और कैपिटल A11 है 0, पुट कर दिया। A12 कितना है, दिस इज 2 और कैपिटल A12 कितना है, कैपिटल A12 है +1, A13 है कितना 1, कैपिटल A13 कितना है -1। थोड़ा देख लेना कहीं कैलकुलेशन में एरर ना हो रही हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, लेकिन ऊपर तो आ रहा है कितना -1। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो इसका निकाला था माइनर ऑफ A13 उसमें 2 × 1 -1 × 1 होगा ना, हाँ हाँ फिर उससे तो ये +1 आएगा, है ना, और पीछे वाले में भी तो ये -1 ही आएगा, सही तो हो गया, ठीक है ना, पीछे भी तो 1 ही आएगा, तो ये +1 आ गया और ये -1 आ गया, ठीक है भाई क्षितिज, समझ में आ रही कहानी। यस सर। हाँ तो -2 + 1 कितना हो गया, ये -1 आ गया, सो डिटर्मिनेंट सेटिस्फाई भी हो गया। देख रहे हो किस तरीके से निकाल रहे, बट दैट इज लेंदी वे, है ना, तुम्हें दिखता होगा। तो मैं चाहूंगा नहीं कि तुम इस तरीके से निकालो, मैं तो तुम्हें जो पहला तरीका बताया वैसे ही निकालो क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। अब तुमने बोला सर इसका यूज कहाँ होता है ना, इसका एप्लीकेशन आप कहाँ करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले डेफिनेशन लिख लो, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, दिस इज ABC। तुम्हें भी एक तरीका पता है 10th क्लास में, लेकिन वो कहाँ से आता था, वो यहीं से आता था बेटा। This is x1 comma y1 and this is x2 comma y2 and that third vertex is suppose x3 comma y3, right? So the area of the triangle ABC कितना होगा, तो लिखते हैं, देखो एरिया ऑफ, एरिया बेटा इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे हमेशा, ठीक है, that area is equal to, this is determinant of 1/2 of this, और पूरे का बाहर से लगाओगे मॉड, जो भी अंदर लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, राइट बच्चों, ये चीज लिखी, जिस वे में चल रहे थे उसी वे में लिख लिया। और अगर तुम उल्टे तरीके से भी चलते हो, मतलब इधर से इधर भी चलते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज बाहर मॉड लगा हुआ है, अंतर तो प्लस या माइनस साइन का ही आता, लेकिन वो भी नहीं आ पाएगा बिकॉज मॉड लग गया। और अगर आप इसे एक्सपेंड करके लिखते हो, जो तरीका थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उसके थ्रू देखो 1/2 बाहर, अब अंदर क्या आया, पहला नंबर आया x1, x1 के साथ में y2 माइनस y3, और फिर क्या आ गया y1 माइनस साइन के साथ में, तो इसके लिए क्या आ गया x2 माइनस x3, और फिर क्या आ गया +1, इसके साथ में क्या आ गया x2 y3 माइनस x3 y2, और जब तुम इसे सिंप्लीफाई करके रखते हो तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 टाइम्स दिस इज x1 y2 माइनस x1 y3, this minus y1 x2, this plus x3 y1 and this plus x2 y2 y3,
दिस माइनस x3y2। बच्चों यही तो पढ़ा था ना तुमने डिटर्मिनेंट, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हाँ जी बच्चों बताना, क्या यही चीज पढ़ी थी या कुछ और नया था? कुछ यही था? अरे यार बताओगे कि नहीं बताओगे? सर हम्म, बोलो बेटा। सर ये ने, ये एक हम्म, बेटा मैंने माइनर कोफैक्टर लिए हैं, तुम्हें अगर कंफ्यूजन भी आ रहा है ना कि डिटर्मिनेंट निकाल कैसे रहे, तुम पीछे देखो जरा एक बार पिछले वाले पेज पे। हमेशा क्या करा करो ना, माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए इनके साइन ऐसे रखा करो, ये प्लस साइन के साथ में आएगा कोफैक्टर, इसका माइनस साइन के साथ में इसका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तुम चाहो तो देख सकते हो, इससे ही तो निकाल रहे हो -1 to the power i+j, तो रटने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलता चले जा रहा है, मतलब इधर से शुरू की कहानी और यहाँ पे खत्म कर दी, इसलिए मैंने वहां पे माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है, आ रहा है समझ में, यहाँ माइनस साइन क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। सिद्धेश समझ में आया अभी तुम्हें? यहीं पे डाउट था शायद। हम्म हाँ सर, यस सर। और उसके बाद मैंने x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार इसका डिटर्मिनेंट लिखा, फिर y1 हटाया तो इनका डिटर्मिनेंट लिख लिया, ठीक है, फिर जब मैंने 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा तो फिर मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो ये वैल्यू मुझे, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को अगर ये तीनों पॉइंट, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3, बोल दिया भाई ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एरिया है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे, दे आर कोलिनियर पॉइंट। और in this case we can say that determinant of the matrix x1 x2 x3, that is y1 y2 y3, this is 1 1 1, that is equal to 0, right बच्चों? ये कहानी है। so this is for the area of triangle and these are two consequences on this, ठीक है। next is very interesting concept again on this। पहले तो मैं एक काम करता हूं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with vertices A 2,3, B x, 1, C x स्क्वायर या 1, x स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which A, B and C are collinear, they are collinear। yes बच्चों बताओ, we have to find the area of triangle ABC first thing। तो जो पॉइंट थे उनको रखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया, हाफ रखा, डिटर्मिनेंट ले लिया, कितना आ गया, दिस इज 2 3, फिर कितना x1, फिर 1 x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 1, ये आ गया, ठीक है, राइट। और इस पे बाहर से क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे कि डिटर्मिनेंट जो भी निकालो भाई वो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, और जो तरीका तुम्हें सिखाया उस तरीके से निकाल लो कितना आ गया। दिस इज 1/2 बाहर रख लिया, मॉड ऑफ 2 पहले यहाँ से, और 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, और बेटा ये आ जाएगा 3x
और कितना आ गया माइनस का 2x², ये वैल्यू आ गई। दिस इज आवर डिटरमिनेंट एंड दिस इंप्लाइज 1/2 मॉड ऑफ x³ मैंने यार थोड़ा जानबूझ के मतलब गलती से डिफिकल्ट बना दिया। एक काम करो, तुम इसे x ही लिख लो, नहीं तो ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसका सॉल्यूशन निकालना टेढ़ी चीज हो जाएगी, है ना। इसको x ही लिख लो, कोई नहीं। फिर इसे x लेते हैं तो यहाँ पे x² बनेगा और यहाँ पे जस्ट x हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा। राइट बच्चों, समझ में आ रही है भाई कहानी क्या किया? अरे यार तुम कुछ Yes, बोलते sir. नहीं हो। वेरी गुड। तो ये बात आ गई, x² और माइनस का 5x और 3 + 2 5 - 1 दैट इज +4 दैट डिटरमिन ये चीज आ गई। तो x² - 5x + 4, तो ये तो दो रूट्स इजीली दिख गए इसके। क्या आगे 1/2 मॉड ऑफ x - 1 इंटू मॉड ऑफ x - 4, ये आ चुका है। दैट इज अवर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने पास एरिया ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि भाई कोलिनियर होगा एबीसी। एबीसी कोलिनियर होंगे कब? दे आर कोलिनियर if they are collinear if x is equal to 1 और x equal to 4, राइट। अगर x 1 हो जाए या x 4 के इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट सेम पॉइंट पे सेम लाइन पे लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों पार्ट्स अपने कर लिए इसके। हाँ जी बच्चों, क्लियर है इधर तक? बताइए तो भाई बोलो कुछ। Yes. गुड, यस सर। वेरी गुड। अब बेटा देखो एक और तरीका ट्रायंगल का एरिया निकालने का, मैं उसके बाद फिर चलूंगा। पेंटागन भी तो निकाल सकते हैं, है ना, या पॉलीगन का भी निकाल सकते हैं जिसके n वर्टिसेस हो। ठीक है, तो पहले तो देखो अब अनदर वे टू फाइंड दिस एरिया। अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया दिस इज एबीसी, वर्टिसेस वही चूज कर लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, बट हमेशा याद रखो ये जो तरीका है इस तरीके में वर्टिसेस आर टेकन इन साइक्लिक वे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आप देखना चाहो, लेकिन साइक्लिक वे में लिखेंगे, साइक्लिक मैनर, राइट। अब देखो जैसे ये दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो मैंने इनको लिखा ऐसे, पहले ऊपर लिखा एरिया निकाल रहा हूँ x1 और 1/2 का बाहर से मल्टीप्लाई और पूरे का मॉड। मॉड क्यों लगा रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहली वर्टेक्स लिख लो x1 y1, फिर लिख लो बेटा अगली वर्टेक्स x2 y2, फिर लिख लो अगली वर्टेक्स x3 y3, और फिर लास्ट दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड करना है, तो x1 y1 ऐसे लिखिए। ठीक है, ये शॉर्टकट है। और दूसरा इसमें क्या किया, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये तो इनके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में, जो मैंने व्हाइट कलर का मतलब लिखा है, तो व्हाइट कलर का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव साइन के साथ। और जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, जो ग्रीन कलर वाला साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ। ये कहानी होगी। ठीक है, तो अब देखो कितना मिल गया, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y1, फिर क्या किया प्लस x3 y1 दिस माइनस x1 y3, दैट इज आवर डिटरमिनेंट। ठीक है, दिस इज आवर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब किसी ने बोला सर हो सकता है कि क्या हो, पॉलीगन हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी एरिया निकाल के दिखा सकते हैं ऐसे क्या? तो बिल्कुल आप दिखा सकते हो बेटा, तरीका क्या रखना है देखो ऐसे, इसे लिखोगे दिस इज
for a polygon with n vertices where vertex 1 this is x1 y1, vertex 2 this is x2 y2, vertex 3 this is x3 y3, ठीक है, and so on, that is vertex n this is x n y n, राइट। ये वैल्यू अपने पास है। अब इन सारी वर्टिसेस को प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे this is v1 connected with v2 and that connected with v3 and this connected with v4 and so on। देखो मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ जो लास्ट आएगी वो कितनी आएगी, vn, और ये फिर कनेक्ट हो रही है किसके साथ में, v1 के साथ। ऐसे हमारे पास एक पॉलीगन चल रहा है बेटा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इसको भी वैसे लिखो, देखो एरिया ऑफ दिस, तो ऐसे लिख लिया, दिस इज 1/2 एंड दैट एरे। एरे को सॉल्व करने का तरीका पीछे बताया मैंने आपको, x1 y1 से शुरुआत, फिर x2 y2, फिर एंड सो ऑन चलता चला गया, x3 y3 भी लिख लो, कहां तक चला गया, xn yn तक चला गया, और उसके बाद जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म, x1 y1, ठीक है। और इस पूरे का मॉड ले लिया कि आपका एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट, ये सब व्हाइट कलर वाले जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, पॉजिटिव साइन को, ठीक है। और जो ये ले लिया मैंने सपोज येलो कलर से, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, नेगेटिव साइन को, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड, नेगेटिव साइन, और जो ये व्हाइट कलर से लिखा वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइन। और ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक चल रहा है कि जो जो चीजें बीच बीच में यूज होती रहती हैं आगे। अब इसके बाद जरा सिंप्लीफाई करके लिखो क्या एरिया आ रहा है, दिस इज, अब मैं चाहता नहीं यार ऐसे करो, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, वन कॉमा टू, ठीक है, 2,4, 3,5, 6,1 एंड 7,2। ये पेंटागन है अपने पास जिसकी वर्टिसेस ऐसी दी हुई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन मान लिया और ये वर्टिसेस ले ली बेटा। अब ये वर्टिसेस मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में है, विद वर्टिसेस, तो पहले ना उनका ऑर्डर बनाना पड़ेगा प्लेन पे, तो पहले प्लेन में डिफाइन करो सारी वर्टिसेस को। तो ये एक्स वाई प्लेन जनरेट कर दिया मैंने, यहाँ पे आपका ऑरिजिन है। अब एक्स वाई प्लेन पे वर्टिसेस को रखो, सबसे पहले पहली वर्टेक्स कहाँ पे आ रही है, 1,2, तो 1,2 तो बेटा ये 1 डिस्टेंस पे और फिर यहाँ 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। पॉइंट भी कुछ ऐसे ले लो जिससे इजी हो जाएगा, चलो कोई लिख लिया तो अब लिख लिया। अगला आ गया 2,4, तो 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो यहाँ पे पॉइंट अगला मिल गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है बेटा 3,5, तो दिस इज 3 एंड दैट इज 5, 3,5 कुछ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगला पॉइंट है 6,1, तो 3 दैट इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 6,1 लाइट हियर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है 7,2, ओके, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब इनको ज्वाइन कर लो, ये अपना
जो पेंटागन मिला वो कैसा मिला है, वो कुछ ऐसा मिला है बेटा, दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। मैंने एंटी क्लॉकवाइज वे में लिख लिया पॉइंट को। ए जो पॉइंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, दिस इज 3,5, राइट। बी पॉइंट कितना मिल रहा है बेटा, दिस इज 2,4। सी पॉइंट क्या मिल गया, दैट इज 1,2। डी पॉइंट क्या मिल गया, 6,1। और ई पॉइंट क्या मिल गया, 7,2। तो इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। अगर तुम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहे होते ना इसको, तो कुछ एरर होती ना, है ना। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में पहले पॉइंट होने चाहिए। अब लिखते हैं एरिया कितना मिलेगा। तो एरिया ऑफ दिस पेंटागन, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स। तो पहले तो वही रखना है पूरे एरे पे, हाँ, और बाहर से मॉड लगा दिया बच्चों। तो क्या आ गया, पहला पॉइंट 3, 5, दूसरा पॉइंट 2, 4, तीसरा पॉइंट 1, 2, अगला पॉइंट क्या आ गया 6, 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया 7, 2, और जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड कर दिया 3, 5 पे। ये क्लोज हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, एंड देन इसका इसके साथ में। फिर आ जाओ माइनस साइन के साथ में, दिस इज their multiplication, their multiplication, their multiplication, and then this and this। ठीक है, तो बेटा पहले तो ये कर लेते हैं, दिस इज 1/2 बाहर मॉड के अंदर 12 + 4 + 1, ठीक है, प्लस 12 + 35। ये तो आगे पॉजिटिव साइन वाले। अब आगे नेगेटिव वाले, माइनस का 10, माइनस का 4, माइनस का 12, माइनस का 7 और माइनस का 6, एंड इट्स मॉड। दैट इज अवर एरिया ऑफ दिस पेंटागन। अरे भाई जल्दी निकालना कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। ये 12 और 12 तो कट गया, 4 से 4 भी गया, और ये 12 - 10 तो हो गया 2, 37, 37 में से 7 गया 30, 30 - 6 ये आ गया 24। तो ये आ गया 1/2 × 24, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12। तो वी हैव द एरिया 12 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है ना? हाँ जी बच्चों बताना, निकाला सबने? अरे भाई कुछ बोलो, सॉल्व हुआ ना? इतना ही आ रहा है? Yes, sir. ओके गुड। तो देखो कितना आसान तरीका हुआ ना पेंटागन का एरिया निकालने का। अब तुम्हें हेक्सागन दे दे, कुछ भी दे दे, गिवन कर दे, तुम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हो, तुम्हें वर्टिसेस पता हो तो, है ना। कभी कभी ये भी कह सकता है कि भाई पेंटागन का एरिया गिवन किया हुआ, एक वर्टेक्स दी है, वो सपोज दी हुई x, 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेट करके इजीली निकाली जा सकती है ना। तो ये आज मैंने कुछ कुछ बेसिक चीजें तुम्हें बता दी बेटा। और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने जैसे इन सेंटर पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा, एक्स सेंटर पढ़ा, इनकी वैल्यूज निकालना, ठीक है, सर्कम सेंटर, इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टीज, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। तो अगली क्लास में भी यही काम चलने वाला है। पहले अपना पूरा बेसिक खत्म हो जाए, देन वी विल गो विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंसेस लाइंस के बीच में, पॉइंट से डिस्टेंस लाइन की, या इमेज फॉर्मूला हो गया, या उसके अलावा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके बच्चों, बाय। Thank you, sir. वेलकम बेटा, Thank you, sir. बाय सर। बाय बेटा।